नमस्कार मित्रों। एजुकेशन पथ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे और आपने हमारे थंबनेल में भी देख लिया होगा कि आज हम जो चर्चा करेंगे वो हमारे जो टॉपिक है एथिक्स प्रश्न पत्र 4 का जो एक थिंकर्स है आचार्य चाणक्य, आज उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही आचार्य चाणक्य के बारे में हमारे जैसे इनके चिंतन और विचारक और इनके बारे में बात चलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये राजनीति आभा मंडल के एक ऐसे ध्रुव तारे हैं जिसका प्रकाश कई वर्षों तक देदीप्यमान होगा। तो आइए अब हम आचार्य चाणक्य के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आचार्य चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात जो मगध वंश था उस पर मौर्य वंश की नींव डाली थी। मगध जो कि 16 जनपदों में से एक जनपद हुआ करती थी। पहले कालांतर में जो हमारा जो भारत अखंड भारत था वो 16 जनपदों में विभाजित था। 16 जनपदों में विभाजित, जैसे अगर मैं बात कर लूं आपसे कि उस समय की जो 16 जनपदों में से जो सबसे ताकतवर जनपद हुआ करती थी वो होती थी आपकी मगध जनपद। मगध, अगर मैं तात्कालिक समय के बारे में बात कर लूं तो जो मगध जनपद है वो अभी आपका बिहार वाला हिस्सा है। बिहार वाला हिस्सा कहलाता है। और उस समय जो 16 जनपदें थी उस समय में जो मगध जनपद थी वो बहुत ही शक्तिशाली जनपद कहलाती थी। उस समय की बहुत ही शक्तिशाली जनपदों में से एक जनपद थी मगध जनपद। और मगध जनपद पर उस समय नंद वंश के शासक घनानंद का शासन हुआ करता था। जो नंद वंश का जो शासक था घनानंद, वो काफी विलासीनता और काफी अय्याशी किस्म का राजा हुआ करता था। उसे अपने राज्य की कोई चिंता नहीं थी, वह केवल और केवल विलासिता में डूबा रहता था और अपने अय्याशी के भाव में वो राज्य को छोड़ दिया करता था। इसी समय में एक हमारे महान संत और विचारक आए, आपके आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य जिन्हें हम अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। आचार्य चाणक्य एक राष्ट्रवादी और महान चिंतक समाज सुधारक थे। उन्होंने जाकर जो ये नंद वंश के शासक घनानंद से कहा कि विदेशी आक्रमणता आगे बढ़ रहे हैं और हमारी जितनी जनपद है उन्हें धीरे धीरे जीतते हुए, अर्थात इधर से विदेशी आक्रमणता आए थे। आपने पढ़ा भी होगा कि जो भारत पर पहला आक्रमण हुआ वो यूरोपियों के द्वारा हुआ और उस समय का जो चर्चित योद्धा था वो था आपका सिकंदर महान। यहां से एंट्री करते हुए, अर्थात ये आपके पश्चिमी भाग से एंट्री करते हुए धीरे धीरे भारत में अंदर आ रहा था। उसी समय जो हमारे आचार्य चाणक्य होते हैं वो घनानंद के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप किस प्रकार के शासक हैं, विदेशी आक्रांता धीरे धीरे हमारी सरहदों को अपने कब्जों में लेते जा रहे हैं और आप किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले रहे हैं, आप आपकी विलासिता में डूबे हुए हैं, आपको कोई राज्य की चिंता नहीं है। उस राजा को आभास कराते हैं कि आप किस प्रकार के राजा हैं। तो ये कथा सुनने के बाद जो घनानंद होता है वो आचार्य चाणक्य को धुतकार के भगा देता है, आचार्य चाणक्य की बेइज्जती कर देता है और उनसे कहता है कि आपको इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैं राजा हूं, सारे अधिकार सारे दायित्व तो मुझे पता है, मैं मेरे हिसाब से काम करूंगा। और इस तरीके से उनको एक प्रकार से उनका अपमान करके उनको भगा देता है। जैसे ही हमारे चाणक्य ये अपमान के बाद बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के साथ जो उनकी शिखा होती है चोटी खोल देते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं इस नंद वंश को समाप्त करके इस नंद वंश का खात्मा करके इस मगध पर कोई दूसरा ऐसा प्रतापी राजा या ऐसा शासक जो अपने राज्य की चिंता करे, ऐसे प्रतापी राजा को यहाँ पर ना बिठा दूं, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। इस संकल्प के साथ आचार्य चाणक्य वहां से निकलते हैं और बाहर ही खेल रहे 3-4 बच्चों में से एक चंद्रगुप्त मौर्य नाम के जो बालक होते हैं उनको देखते हैं कि वो उसकी जो बुद्धि क्षमता रहती है, उसकी नेतृत्व क्षमता रहती है, वो बहुत ही चारों बालकों में से अत्यधिक होती है। तो उस बालक का चयन कर लेते हैं। फिर चूंकि जो आचार्य चाणक्य हैं, आचार्य चाणक्य तक्षशिला नाम की यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय हुआ करता था उस समय। अभी तो फिलहाल ये आपका लाहौर पाकिस्तान में, उसी समय यहाँ सरहद पर
तक्षशिला नाम की यूनिवर्सिटी होती है, वहां पर आचार्य चाणक्य उस बालक को ले जाते हैं, उसे शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा का अध्ययन कराते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को। ये तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य वाला पार्ट हुआ। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला विश्वविद्यालय में उसका एडमिशन या दाखिला करा देते हैं। तत्पश्चात वो वहां पर शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा सीखता है। शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा निपुणता के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों मिलकर नंद वंश पर अटैक करते हैं। दोनों जब नंद वंश पर अटैक करते हैं तो पहली बार में इन्हें असफलता हाथ लगती है। पहली बार में आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जब नंद वंश पे अतिक्रमण करते हैं, आक्रमण करते हैं, तो उन्हें पहली बार में असफलता हाथ लगती है। परंतु इस असफलता के बाद भी वो चुप नहीं बैठते हैं और द्वितीय बार में आक्रमण करते हैं नंद वंश पे, घनानंद पे, और घनानंद को हटा के वहां पर मगध पे किसका शासन हो जाता है? आपका मौर्य वंश का। फिर मगध पे किसका शासन कहलाएगा? आपके मौर्य वंश का। तो इस तरीके से हमारे जो आचार्य चाणक्य, उनकी भूमिका रही है एक असहाय, एक निर्बल भारत को एक संबल भारत बनाने में। यही चंद्रगुप्त मौर्य फिर पूरे भारत पर विश्व विजेता बन जाता है और पूरे भारत पर एक अपनी मगध वंश से एक शक्तिशाली आपके मौर्य वंश की स्थापना करते हैं और अपनी कुशल रणनीति, अपने एक सामाजिक चिंतन और एक विचारक के रूप में एक अपनी प्रभावी छाप पूरे भारत विश्व में स्थापित करते हैं। इसी के साथ हमें एक और कैरेक्टर पढ़ना है, सिकंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि आचार्य चाणक्य के साथ साथ मैं आपको सिकंदर के बारे में क्यों बताना चाह रहा हूं। सिकंदर से भी जुड़े कुछ प्रसंग हैं जो आपके मगध, आपके आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य इन सबको प्रभावित करते हैं। क्या होता है, जब सिकंदर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैसेडोनिया का शासक था और इसने अपनी विश्व विजय का जो अभियान छेड़ा था उसको अंजाम देते देते हैं ये भारत में जैसे एंट्री मारता है तो सबसे पहले आम्बी नाम का शासक होता है। आम्बी नाम का शासक होता है वो सबसे पहले सिकंदर की पराधीनता को स्वीकार कर लेता है। उसके बाद जो सिकंदर है, सिकंदर का युद्ध होता है आपके पोरस से। सिकंदर का जो युद्ध होता है वो पोरस से होता है और पोरस के साथ जो युद्ध होता है वो झेलम नदी पर होता है। तो इस युद्ध को हाइडे स्पीच या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो सिकंदर महान था वो उसकी सेना, उसके पराक्रम, उसके बाहुबल, उसकी रणनीति, उसके कुशल नेतृत्व, इसके कारण ही वो विश्व विजय अभियान जीत कर यहाँ तक पहुंचा था। परंतु जिस पोरस युद्ध के बाद जो झेलम का जो युद्ध था, हाइडे स्पीच का जो युद्ध था, उसके बाद उसका मन परिवर्तित हो जाता है और इस जो झेलम नदी है, झेलम रिवर को क्रॉस न करके वो यहीं से पीछे चले जाता है। अपना जो सेनापति है, सेनापति को अपना सेल्यूकस निकेटस, जो उसका सेनापति है, सेल्यूकस निकेटस को अपना सारा साम्राज्य देकर वह वापस पुनः अपने देश लौट जाता है। इस देश लौटने के दौरान ही एक बहुत ही प्रसिद्ध वाकया है। एक डायनीज नाम के एक बहुत ही संत होते हैं, डायनीज नाम के, जो बहुत ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति के, एकदम यूं कहना चाहिए बिल्कुल बदहाल हालत में, जिसको किसी से कुछ नहीं लेना देना, केवल अपना जीवन निर्वाह करना है, एक संत टाइप का जीवन जीते थे, जो विचारक के रूप में लोगों तक अपने विचार बताते थे, अच्छी अच्छी लोगों को संकल्पनाएं देते थे, ज्ञान देते थे। तो एक डायनीज नाम का एक साधु हुआ करता था, एक संत हुआ करता था। तो जब सिकंदर को पता चला कि एक डायनीज नाम का एक संत है और ये जो डायनीज है बहुत ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है और बिल्कुल एक यूं कहना चाहिए कि समाज से बिल्कुल परे है, किसी भी प्रकार की कोई भौतिक सुख सुविधा को साथ में लेकर नहीं चलता है, अपना अकेला जीवन यापन करता है। तो उसने आदेश दिया कि इस डायनीज को मेरे राज दरबार में लाया जाए। क्योंकि डायनीज एक बिल्कुल साधु संत वाला जीवन जी रहे होते हैं। डायनीज से भी जुड़ी हुई एक कहानी मैं आपको बताता हूं। डायनीज क्या करते हैं कि डायनीज को प्यास लगती है तो वो एक नदी किनारे जाते हैं। डायनीज को प्यास लगती है
और वो एक नदी किनारे जाते हैं। जब वो नदी किनारे जाते हैं तो उनके साथ साथ एक पैदल कुत्ता भी चलता है। उनके साथ साथ पैदल कुत्ता चलता है, पैदल कुत्ता चलता है। और जैसे ही जो डायनीज होते हैं नदी के किनारे पर पहुंचते हैं, उसी के बराबर ही कुत्ता भी साथ में पहुंच जाता है। मतलब डायनीज और आपका कुत्ता दोनों एक साथ नदी के मुहाने पर पहुंचते हैं। और जैसे ही डायनीज जल पीने के लिए या जल को ऊपर उठाने के लिए अपने हाथ में जो पात्र होता है उससे उसको लेकर जब नीचे झुकते हैं, उसको लेकर जैसे ही नीचे झुकते हैं उससे पहले कुत्ता पानी पी लेता है। तो जब वो कुत्ता पहले पानी पी लेता है तो डायनीज के मन में ये विचार आता है कि मेरे लिए ये पात्र भी कोई काम का नहीं रहा। जब मुझसे पहले इस जो मेरे साथ चला, मेरे साथ बराबर कुत्ता यहाँ तक पहुंचा, उसके साथ उसने मेरे से पहले पानी पी लिया, तो मेरे लिए आप पात्र भी कोई काम का नहीं। वो पात्र को भी फेंक देता है, तो बिल्कुल नंग धांग अवस्था में वापिस अपनी जगह पर चले जाता है और अपनी समाधि डालकर अपने एक संत और विचारक के रूप में अपना जीवन जीता है। जब डायनीज को सिकंदर का फरमान आता है कि आपको राज दरबार में बुलाया है, आइए आप, तो डायनीज वहां जाने से मना कर देता है। डायनीज वहां जाने से साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर सिकंदर को मिलना है तो वो मेरे पास आए। क्या कहता है कि अगर सिकंदर को मिलना है तो वो मेरे पास आए, क्योंकि जो प्यासा है वो कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। ये सुनकर सिकंदर बहुत ही अचंभित हो जाता है कि मैंने पूरे विश्व को जीता है, मैंने पूरा विश्व विजय जीतने के बाद जब मैं आज यहाँ लौटा हूँ, मुझे विश्व का हर एक ऐसा कोई प्रतापी राजा ना हो जो मुझे जानता ना हो, और एक ये छोटा सा तुच्छ संत मेरे पास आने से मना कर रहा है। सिकंदर डायनीज के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसकी कुटिया में बैठा रहता है। सिकंदर जाके पहला प्रश्न पूछ रहा है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सिकंदर को कहता है कि मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ, मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ। तो सिकंदर से बोलता है वो कि तुमने पूरा विश्व जीत लिया, सब कुछ कर लिया, वापस तुम आ गए, अब तुम क्या करोगे। तो सिकंदर जवाब देता है कि ये सब करने के बाद मैं भी सब छोड़ के आराम करूंगा। तो डायनीज बोलता है कि जब तुमको सब आराम ही करना है तो फिर इतनी झंझट क्यों, इतना वैमनस्य क्यों पालना। इतने लोगों की मृत्यु करने के बाद आप अगर वापस वही काम कर रहे हो जो मैं बिना कुछ करे कर रहा हूं, तो फिर यही करो ना। तो ये सब बातें सुनकर सिकंदर का भी मन बहुत परिवर्तित होता है। वह अपने वैद्य के पास जाता है, अपने डॉक्टर, अपने सलाहकारों के पास जाता है। वो उनसे कहता है कि क्या मैं अपनी मृत्यु से एक दिन अधिक जी सकता हूं। अपने राजवेदों से सवाल करता है कि क्या मैं अपनी मृत्यु से एक दिन अधिक जी सकता हूं। तो वेद उनके जवाब में देते हैं कि नहीं महाराज, आपकी अगर मृत्यु हो चुकी है तो उसके बाद आप एक लम्हा क्या एक मिनट भी अत्यधिक नहीं जी सकते। ये सब सुनकर सिकंदर का मन बहुत ही व्यथित होता है। वो सोचता है कि मैंने जीवन पर्यंत अपने विश्व विजेता अभियान को वैमनस्य तरीके से चलाया, इतनी मारकाट करी, लोगों के साथ इतना भला बुरा करा, इतना सब कुछ वेदों के पास जानने के बाद उसके मन में ये विचार आया कि मैंने पूरा जीवन भर ये सब करा, उसके बाद मुझे कोई निष्कर्ष हाथ नहीं लग रहा है। तो वो अपने सलाहकारों, अपने वेदों से कहता है कि जब भी मैं मरूं तो जो मेरा जनाजा निकले तब मेरे दोनों हाथ आप बाहर कर देना, जिससे ये लोगों को सीख मिले कि दुनिया में जब मनुष्य पैदा होता है जब भी उसके हाथ खाली होते हैं, और जब वो दुनिया से वापस लौटता है तब भी उसके पास कुछ नहीं होता है, केवल और केवल कर्मों का संग्रह होता है। इन कर्मों के संग्रह के आधार पर व्यक्ति आपकी विवेचना करता है, आपका सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष लोगों के सामने आता है। और इसी एक जो सिकंदर की एक उक्ति बहुत कही जाती है कि याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया वो दुनिया से हाथ उसके खाली थे। इसी क्रम में यहाँ पर हमने आप छोटी सी सिकंदर की एक कहानी देखी। अब हम आगे चलते हैं। जो आचार्य चाणक्य हैं उनके बारे में हमें जो प्रमुख तथ्य पढ़ना है, उसमें आचार्य चाणक्य के बारे में जो हमें एथिक्स प्रश्नपत्र में पढ़ना है, उसकी दृष्टि से हमें प्रमुख रूप से उनका सप्तांग सिद्धांत, नीति पढ़ना है, उनका मंडल सिद्धांत, एवं षाडगुण्य नीति। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत के बारे में ये बताया है कि जो एक राजा होता है
और राजा का जो राज्य होता है उसके जितने भी उसके कार्यकारी या सलाहकारी लोग होते हैं वो एक जीवित अंग की तरह होते हैं। यहाँ पर जो राज्य है, सप्तांग सिद्धांत में राज्य को एक जीवित कल्पना के रूप में बताया गया है, एक जीवित कल्पना के रूप में बताया गया है। और यह कहा गया है कि राज्य बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही बौद्धिक, तार्किक, उसकी जो नेतृत्व क्षमता है वो बहुत अत्यधिक कुशल हो, और जो हमारा जो राज्य होगा, राज्य अर्थात राजा, वो सर्वोपरि या हमेशा इस प्रकार के निर्णय लेगा जिससे हर एक परिस्थिति में जो वहां की प्रजा हो उसका भला हो सके। आचार्य चाणक्य ने एक संकल्पना और दी है, प्रजा राज्यम सुखी राज्यम। प्रजा राज्यम सुखी राज्यम अर्थात जिस राज्य में प्रजा का अत्यधिक ख्याल रखा जाता है, या यूं कहे जितने भी निर्णय या जितने भी निर्देश अनुदेश प्रजा के हित में लिए जाते हैं, तो वहां पर किस प्रकार के राज्य की संकल्पना आ जाती है, आपके सुखी राज्य की, सुखी राज्य की। तो सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताते हुए कहा है कि जो राज्य है वो एक जीवित एंटिटी है, वो एक जीवित युक्ति है जिसके 7 अंग होते हैं, जिसके 7 अंग होते हैं। पहला जो अंग होता है वो होता है शीर्ष। दूसरा जो अंग यहां पर होगा वो होगा यहां पर मस्तिष्क। तीसरा जो अंग होगा यहां पर होगा आपका मुख। चौथा जो अंग होगा वो होंगे आपके कान। पांचवा जो अंग होगा वो होगी आपकी आंखें। छठा जो यहां पर अंग होगा वो होगी आपकी बाहें। और 7वां जो अंग होगा वो होगी आपकी जंघा अर्थात पैर। इस प्रकार से जो 7 के सप्तांग सिद्धांत जो आचार्य चाणक्य जी ने दिए हैं उसके हिसाब से उन्होंने शीर्ष का अर्थात मतलब है स्वामी, मतलब जो शीर्ष पे होगा अर्थात जो भी राज्य का सर्वे सर्वा होगा वो क्या कहलाएगा, स्वामी। स्वामी अर्थात क्या कहलाएगा, आपका राजा। राजा कैसा होना चाहिए, राजा जो कि हमेशा प्रजा के हित में सोचे, जो जितनी भी नीतियां बनाए, जितने भी निर्देश अनुदेश या फिर जितने भी डिसीजन ले वो सब किसके हित में होना चाहिए, उसकी प्रजा के हित में होना चाहिए। जितनी भी संधियां, सलाह या फिर युद्ध यान जो सब हो किसको देखकर हो, आपकी प्रजा को देखकर, व्यक्तिगत हित में ना हो, वो हमेशा सामाजिक हित में हो और राज्य के आर्थिक हित में हो। ठीक है, तो जो पहला जो उन्होंने अंग बताया उसको किसकी संज्ञा दी, शीर्ष की अर्थात स्वामी की। दूसरा जो है वो मस्तिष्क अर्थात दंड। दंड से तात्पर्य यहाँ पर हम ऐसा समझ सकते हैं कि राज्य जितने भी लोगों से युद्ध करें, या यूं कहे राज्य या प्रजा के हित के लिए जितने भी युद्ध किए जाए या जितनी भी आपके आक्रमण किए जाए वो किसके हित में हो, आपके राज्य के हित में हो, और उसे मस्तिष्क की सहायता से, अर्थात वो किस प्रकार के निर्णय होना चाहिए, वो तार्किक निर्णय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने अपनी मर्जी से, अगर किसी राजा से हमारी अच्छी बातचीत नहीं है तो हमने हमसे डायरेक्ट युद्ध कर लिया, ये नहीं। उसको देखते हुए कि वो प्रजा के हित में कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानकारक है, उसके हिसाब से आपके दिमाग का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, आप मस्तिष्क या अर्थात दंड अर्थात युद्ध की प्रक्रिया किसी अन्य राज्य के साथ कर सकते हो। जो तीसरा है वो है मुख। मुख से तात्पर्य यहाँ पर कोष से है। कोष का मतलब ये है कि आप किस तरह राज्य में धन संग्रह, राजस्व संग्रह, या यूं कहे जितनी भी आपकी आर्थिक नीतियां हैं वो किस कारण से बनाई जा रही है और वो कितनी कारगर सिद्ध होगी आपकी प्रजा के लिए। यहाँ पर कोष से तात्पर्य आपकी आर्थिक नीति, या ऐसे समझौते हैं या इस प्रकार के समझौते हैं जिसमें आर्थिक हित किससे जुड़ा हो, आपका आर्थिक हित जनता से जुड़ा हो। कान से तात्पर्य यहां पर है आपके मित्र से। किसी भी राज्य में या किसी भी इस इतने बड़े आपके प्रजातंत्र में, या यूं कहें हम आज की परिप्रेक्ष्य में बात कर लें, आपके अच्छे मित्र होना बहुत जरूरी है। अर्थात जैसे मैं उदाहरण के तौर ले लूं कि जो भारत का अच्छा मित्र आज के समय में हम देख रहे हैं कि इजराइल के साथ हमारी बहुत ही घनिष्ठ मित्रता है, तो उसी तरह एक राज्य को अपने मित्रों से बहुत अच्छा व्यवहार बना के चलना चाहिए, जिसमें वो किस प्रकार का लाभ आर्थिक, सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय परिवेश में वो अपने आप को मजबूत कर सके। चौथा व्यक्ति ये पांचवे जो अंग की बात कर रहे हो आंख अर्थात अमात्य। अमात्य से तात्पर्य ये कि ऐसे व्यक्ति जो राजा के सलाहकार हैं, जो वरिष्ठ हैं,
अर्थात आज के समय में बात कर लूं तो जैसे अगर मैं कहूं कि जैसे अंबानी है, टाटा बिरला है, इनको हम ये कह सकते हैं कि भारत के एक अमात्य कैटेगरी में इनकी बहुत सारी संकल्पना। जैसे आपने देखा कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान जो हमारे रतन टाटा है, उन्हें किस प्रकार बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया, अपना डोनेशन किया। तो जो अमात्य है वो क्या होगी, आपकी आंखें कहलाएंगी। वो क्या कहलाएगी, राज्य की आंखें। जो बाहें हैं, बाहें यहाँ पर, बाहें से तात्पर्य दुर्ग, दुर्ग का तात्पर्य है किला। किला एक ऐसी एक भौगोलिक अवस्था होती है जिसमें शत्रुओं के आक्रमण से स्वयं की रक्षा की जाती है। तो उसी तरीके से हम अगर वर्तमान प्रासंगिकता देखें तो इसे हम भौगोलिक सीमा से जोड़ सकते हैं कि राजा को अपनी जो भौगोलिक सीमाएं हैं, जैसे जल, स्थल, ठीक है, इस प्रकार की जो सीमा है उसके प्रति बहुत ही सजग रहना चाहिए। उसको इस प्रकार के आधुनिक संसाधनों से लेस होना चाहिए कि जो अपने राज्य की चारों तरफ से वो क्या कर सके, सुरक्षा कर सके। ये आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों का मामला हो सकता है। जंगा अर्थात पैर, जंगा पैर से तात्पर्य यहाँ पे है जनपद या राज्य। अब जनपद या राज्य से मतलब ये है कि एक, जैसे भारत देश की बात कर ले तो यहाँ पर अभी 30 स्टेट्स हैं। 30 स्टेट्स में जो आपसी समन्वय है अन्य राज्यों का, वो एक दूसरे से बहुत इंटरलिंक्ड है। जैसे हम एक दूसरे राज्यों में आपसी व्यापार करते हैं, आपसी तालमेल देखते हैं, आपसी समझौता रहता है। तो इस सब को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जो एक राज्य की संकल्पना होना चाहिए, उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं वो आपस में मिलजुल कर कार्य करें, एक दूसरे के साथ सुगमता के साथ व्यापार करें, सब चीजों को साझा करें। इस प्रकार से जो ये आचार्य चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत है, यहाँ पे इसकी संकल्पना मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी है। आपको ये सप्तांग सिद्धांत की संकल्पना कितनी अच्छी लगी, कैसा लगा, इस वीडियो में मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।